करें टाइम थोड़ा। अच्छा, हम जो है ना कल हमने स्टार्ट की हुई थी जो टॉपिक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर डायनामिक लीज। मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ कई दफ़ा, दोबारा बताता हूँ कि आईपी एड्रेसेस जो है दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक होते हैं और एक डायनामिक होते हैं। स्टैटिक जो है कि वो परमानेंट है आपका, जिसे परमानेंट लीज भी कहते हैं या स्टैटिक असाइनमेंट भी कहते हैं, और वो चेंज नहीं होते। जब भी वो स्टार्ट होता है तो वही आईपी एड्रेस जो है वो उसको असाइन होता है। इसी तरह जो डायनामिक लीज होता है वो बेसिकली आप एक पूल जनरेट कर लेते हैं। डीएचसीपी सर्वर जो होता है उसको आपने कॉन्फ़िगर किया होता है। डीएचसीपी सर्वर का जो रोल है वो बेसिकली आईपी एड्रेसेस असाइन करना है कंप्यूटर्स को। तो वो जो आपने लीज डिफाइन किया होता है उस लीज में से वो आईपी एड्रेसेस जो हैं वो असाइन करता है कंप्यूटर्स को और होस्ट को। तो हमने कल कुछ फायदे और एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखे थे। तो ये जहां से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। टिपिकली लैन आर बेटर suited to dynamic lease assign। अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो फिर आप डायनामिक लीज आपके लिए बेहतर है, लेकिन देयर आर बेनिफिट टू एलोकेटिंग स्टैटिक लीज फॉर अ पर्टिकुलर मशीन। जो है कुछ फायदे हैं, लेकिन उसके कुछ फिर आपके पास डिसएडवांटेज भी हैं। फॉर एग्जांपल, by ensuring that certain machine always receive the same IP addresses, you prevent those machine from not being able to get IP address when pool is exhausted। तो आपने जो आईपी एड्रेसेस असाइन किए हुए हैं, डायनामिक एड्रेसेस अगर असाइन किए हुए हैं मशीन को, अगर वो पूल खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो है, अगर वो आपने एक पूल जनरेट किया था, सपोज 200 मशीन्स थी, तो आपने 220 की जो है आईपी एड्रेसेस अगर पूल जनरेट कर दिया था, तो वो अगर आईपी एड्रेसेस खत्म हो जाते हैं, देन उस सूरत में उसके बाद जो है अगर कोई उसमें लॉगिन होना चाहता है या उस पूल को ज्वाइन करना चाहता है तो उसको आईपी एड्रेसेस जो हैं वो नहीं मिलेंगे। दैट्स वाई कि वो कहता है जी कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपकी आईपी एड्रेसेस एग्जॉस्ट हो गए हैं और आपका बॉस जो है वो अगर कंप्यूटर पे लॉगिन होना चाहता है, और इमेजिन करें कि आपके पास आईपी एड्रेसेस पूल के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो फिर बॉस का क्या रिएक्शन होगा। तो वो ये कुछ थोड़े उसके डिसएडवांटेज को जो है वो बता रहा है। Another reason for statically IP addresses is that it improves the usability of log. If people's workstation always assign। अच्छा, ये जो पैरा है इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लॉग्स फाइलें जो हैं वो आपके सिस्टम पे मेंटेन हो रही होती हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जो है एक्टिविटीज परफॉर्म हुई हैं, यूजर्स कौन से थे, उसने कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं उनको एक्सेस किया है, ये तमाम जो है आपके सिस्टम में एक फाइल्स होती हैं जिन्हें लॉग फाइल्स कहते हैं, और वो लॉग फाइल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है मेंटेन हो रही होती हैं। और अगर आपके पास स्टैटिक आईपी एड्रेसेस होंगे तो वो लॉग फाइल्स जो हैं वो प्रॉपरली मैनेज होंगी और प्रॉपरली आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा आईपी एड्रेस कौन सा सिस्टम यूज कर रहा है और उसने क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म की है। बट इन केस ऑफ डायनामिक में फिर आपको थोड़ा सा इश्यू हो जाएगा, क्योंकि आईपी एड्रेसेस जो हैं वो चेंज हो रहे थे, और आईपी एड्रेसेस जो हैं जब डायनामिक थे तो इट्स मीन कि लॉग फाइल में भी कंसिस्टेंसी नहीं होगी। इसी तरह समटाइम ये होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर पैकेजेस इस तरह होते हैं जिनके अंदर आपको स्टैटिक आईपी एड्रेसेस चाहिए होता है, जैसे कि फाइनली सम सॉफ्टवेयर पैकेज डील पूरली विद होस्ट चेंजिंग इट्स आईपी एड्रेसेस। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनके अंदर अगर आईपी एड्रेसेस चेंज हो रहे हो तो वो भी प्रॉपरली जो है वो वर्क नहीं करते या वो अलाउ ही नहीं करते कि डायनामिक आईपी एड्रेसेस उनको दिया जाए। तो स्टैटिक आईपी एड्रेसेस जरूरी हो जाते हैं। तो exclusive use of static IP address is not valid security measure। Some sites disable the dynamic side, feeling that it will be prevent the uninvited guests from using their network। बाज दफा ये भी सोच है कि आईपी एड्रेसेस अगर असाइन होंगे तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड है, और अगर डायनामिक जो है उसको डायनामिक असाइनमेंट को डिसेबल किया जाए, क्योंकि कोई ऐसा जो है आपका यूजर या कोई पर्सन इंटर ना हो जाए आपके नेटवर्क के अंदर जो आपके नेटवर्क से बिलोंग ही नहीं करता है। दैट्स वाई वो कहता है जी कि आईपी एड्रेसेस जो हैं वो बाज दफा सिक्योरिटी मैयर के हिसाब से भी वो स्टैटिक आईपी एड्रेस रखते हैं, लेकिन लाजमी नहीं
कि ये बात ठीक हो. The truth is that someone can still manually configure network setting or software that permit to one snoop network packets quickly reveal enough to permit someone to guess which IP address are unused or what subnet mask that. इसका मतलब है कि अगर आप स्टैटिक आईपी एड्रेसेस भी यूज करते हैं तो स्टिल मैनुअली भी अगर आपने नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो देन भी चांसेस हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं कि वो जो है परमिट करता है कि आपके एड्रेस को जो है वो यूज करते हुए आपके सिस्टम के अंदर इंटर हो जाए और आपकी जो है इंफॉर्मेशन हैक कर ले. सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है. तो वो कह रहा है कि IEEE 8021 इज ए बेस्ट बेटर वे टू. ये बेसिकली एक डिवाइस होती है जो कंट्रोल करती है जब भी जो है दैट दिस स्टैंडर्ड फॉर नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल डिटरमिन वेदर न्यू होस्ट शुड बी परमिटेड ऑन द नेटवर्क. यानी कि ये क्या करेगा, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि नया जो है होस्ट या नया कंप्यूटर या नया यूजर जो है वो इंटर होना चाहता है, उसकी परमिशन है उसको. मोस्टली वाईफाई नेटवर्क जो है इज बीइंग कंट्रोल जो है वायर से ज्यादा आप इस डिवाइस को यूज करते हैं. इसमें क्या होता है बेसिकली वो देखता है कि वो सम काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन जो है वो यूजर से मांगता है और वो ऑथेंटिकेशन जो है उस ऑथेंटिकेशन की बिना पर उस यूजर को अलाउ किया जाता है कि वो कनेक्ट हो और जो है नेटवर्क को यूज करे. नॉर्मली अगर जो है वाईफाई कोई यूज कर रहा है वाईफाई के लिए तो वो तो कोई भी कनेक्ट हो सकता है, लिहाजा उसको सिक्योरिटी मेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से IEEE 802 जो है वो यूज किया जाता है, जो कि इस ऑथेंटिकेशन होती है और वो डिनाइड करता है अगर ऑथेंटिकेशन फेल हो जाती है. इन दैट सिचुएशन अगर ऑथेंटिकेशन जो है वो फेल हो गई है तो वो सिस्टम उसको अलाउ नहीं करता कि उस जो है वो मजीद फर्दर जो है लॉग इन हो सके. तो दैट इज एक सिक्योरिटी मेजर है. यूजिंग अ DHCP ऑन ए पब्लिक सर्वर नेटवर्क. पब्लिक नेटवर्क जिस तरह आप मोस्टली जो है अगर होटल या पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो वहां आपको वाईफाई की ऑप्शन जो है सहूलत मिल रही होती है. तो उस सूरत में जो है उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, किस तरह यूजर्स को जो है वो अलाउ किया जाए. तो नॉर्मली ये जो था 802 से पहले जो तरीका यूज किया जाता था वो नॉर्मली एक वेब पेज होता था, उसके थ्रू जब यूजर लॉग इन होता था तो वो वेब पेज के थ्रू ऑथोराइजेशन मांगता था और उसकी आइडेंटिफिकेशन अगर एक्सेप्टेबल होती थी या वो अपने क्रेडिट कार्ड से पे करता था देन उसको एक्सेस जो है वो ग्रांट की जाती थी और वो सिस्टम के अंदर लॉग इन होता था. सो दैट इज जो है जब 802 से पहले की बात हो रही है. आफ्टर 802 तो फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने फौरन जो है उसको जो है 802 को इम्प्लीमेंट कर दिया. बट बिफोर 802 जो था वो क्या था जी कि एक आपका नेटवर्क जो था वो ऑथोराइज वेब पेज के थ्रू जो है आपको एक्सेस अलाउ करता था. और ऑथोराइजेशन किस तरह होती थी, या तो उसकी आइडेंटिफिकेशन या क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है वो पे करके वो एक्सेस हासिल करता था. इसी तरह नेक्स्ट जो ऑप्शन है अवॉइड यूजिंग ए डायनामिक DNS विद DHCP. डायनामिक DNS मैंने बताया था डोमेन नेम सर्वर होता है और ये हम मजीद फर्दर भी इसको देखेंगे कि डोमेन नेम सर्वर होता क्या, उसको कॉन्फ़िगर किस तरह किया जाता है लिनक्स के अंदर. तो बेसिकली डोमेन नेम सर्वर जब आपको IP एड्रेसेस रखना मुश्किल हो जाता है तो आप एक स्ट्रिंग जो है नाम के तौर पर उसको यूज करते हैं. जिस तरह अक्सर आप ब्राउजर के अंदर वेबसाइट पे जाते हैं और उसका नाम टाइप करते हैं, एक्चुअली बेसिकली वो आप रीडायरेक्ट हो रहे होते हैं कंप्यूटर के ऊपर जहां पे आपकी फाइल्स पड़ी होती हैं उस स्पेसिफिक IP एड्रेसेस के ऊपर. तो बेसिकली एक्सेप्ट जो है ना आप स्ट्रिंग देते हैं और दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द IP एड्रेसेस. उसकी मैंने एक एग्जांपल भी दी थी लास्ट प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में. तो डायनामिक DNS यानी कि सर्वर जो है वो डायनामिक हो तो उसको किस तरह जो है वो हैंडल किया जाएगा. तो वो बेसिकली ऑथर कहता है वी आर अनइम्प्रेस्ड बाय DHCP सिस्टम दैट अपडेट डायनामिक DNS सर्वर. वो कहता है इसका जो है ना कोई रिजल्ट ओरिएंटेड
जो है यूजेज नहीं है डायनामिक डीएनएस का, वो सपोर्ट ही नहीं करता, वो डिस्करेज करता है कि आप डायनामिक डीएनएस जो है वो डीएचसीपी के साथ जो है वो यूज करें, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, कुछ रीजंस हैं। दिस फ्लैशी फीचर एड अननेसेसरी कंप्लेक्सिटी एंड सिक्योरिटी रिस्क, ये दो रीजन है जिसकी वजह से वो कहता है जी कि आप डीएनएस, डायनामिक डीएनएस को डीएचसीपी के साथ यूज ना करें, अवॉइड करें। एक तो कम्प्लेक्स हो जाता है आपका सिस्टम, और दूसरा सिक्योरिटी भी जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो नेक्स्ट जो है, इन सिस्टम विद डायनामिक डीएनएस a client host tell the DHCP server what its host name should be। होस्ट नेम क्या होगा, उसका होस्ट नेम क्या होना चाहिए, ये बेसिकली डीएनएस बताता है। अभी जैसे मैंने बताया कि जो भी आप टाइप करते हैं वो बेसिकली स्ट्रिंग की सूरत में होता है, और उसमें जो है वो उसको रीडायरेक्ट करता है आईपी एड्रेसेस के ऊपर। तो जिस तरह www.microsoft.com आपने लिखा है, तो दैट इज डीएनएस, आपने टाइप किया और बट कन्वर्टेड होगा वो किसी आईपी एड्रेस की सूरत में। तो क्लाइंट होस्ट टेल द डीएचसीपी सर्वर, क्लाइंट होस्ट ने बताना है सर्वर को इसके होस्ट का नाम क्या है, एंड डीएचपी सर्वर जो है फिर उसको सेंड करेगा डीएनएस सर्वर पे। नो मैटर व्हाट नेटवर्क मशीन इज प्लग इनटू एंड डीएनएस इंफॉर्मेशन फॉर होस्ट इज कंसिस्टेंट विद द नेम ऑफ द होस्ट। इस डजंट मैटर कि कंप्यूटर जिसने रिक्वेस्ट की है डीएनएस की वो कौन से नेटवर्क के ऊपर है, और डीएनएस के अंदर उस होस्ट की इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। ये बेसिकली इससे कतई नजर वो इंफॉर्मेशन पहले क्लाइंट की डीएचसी सर्वर को जाएगी, और डीएचसीपी सर्वर जो है आगे डीएनएस सर्वर को वो इंफॉर्मेशन भेजेगा जो रिक्वेस्ट क्लाइंट की तरफ से आई है। होस्ट विद स्टैटिक लीज, अगर आपके एड्रेस जो है वो स्टैटिक है, होस्ट जिनके आईपी एड्रेसेस चेंज नहीं हो रहे, परमानेंट है, ऑलवेज द सेम नेम इन डीएनएस, उनका नाम तो सेम ही होगा डीएनएस सर्वर के अंदर, बिकॉज दे ऑलवेज रिसीव द सेम आईपी एड्रेस, और उनका आईपी एड्रेस भी सेम है। लेकिन उस सूरत में क्या होगा, व्हेन यूजिंग अ डायनामिक लीज द होस्ट आईपी एड्रेस इज फ्रॉम पूल ऑफ एड्रेसेस। अब आपने जो एड्रेसेस का पूल जनरेट किया हुआ है डायनामिक एड्रेसेस के अंदर, तो होस्ट जब भी स्टार्ट होगा वो आईपी एड्रेस उस पूल में से चूज करेगा, और वो फार्मूलेटिक होगा। मिसाल के तौर पर सपोज वो कहता है एक दफा उसने डीएचसीपी पूल 10 रिसीव किया ना आईपी एड्रेस, नेक्स्ट टाइम हो सकता है 11, 12, नो मैटर विच होस्ट रिसीव द 10th एड्रेस इन द पूल। आपके पास 10 कंप्यूटर हैं या 100 कंप्यूटर हैं, तो हर कंप्यूटर ने उस पूल में से ही कोई ना कोई आईपी एड्रेस को पिक करना है डायनेमिक लीज के अंदर। तो होगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो 10th उठा रहा है तो तब भी वो डीएनएस सर्वर के अंदर मौजूद है, और अगर वो 20 उठा रहा है तो देन तब भी वो डीएनएस सर्वर के अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है, क्योंकि हमने पूल जो डिफाइन किया हुआ हमने दिया हुआ है। दिस विल मोस्ट certainly inconsistent with the host name stored in local configuration। और मुश्किल कब होगी, जब होस्ट का नाम जो है इनकॉन्सिस्टेंट स्टोर इन लोकल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है, लोकल उस फाइल के अंदर उसका जो नाम मौजूद है उसमें प्रॉब्लम होगी। तो बेसिकली अगर होस्ट का नाम चेंज हो रहा है, होस्ट डायनामिकली जो है वो आईपी एड्रेसेस डायनामिकली चूज कर रहा है, उससे तो कोई इशू नहीं आएगा। इशू कब आएगा, इशू तब आएगा कि एक सर्वर की मशीन जो है वो अगर आप उसके अंदर डायनामिक लीज यूज करते हैं, सपोज डीएनएस सर्वर है और डीएनएस सर्वर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और उस डीएनएस सर्विसेज के सर्वर के ऊपर आप डायनामिक लीजिंग सिस्टम को यूज करते हैं, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो सर्विसेज जो दे रहा है तो होस्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसके अंदर उस डीएनएस सर्वर का एड्रेस, आईपी एड्रेस या कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मौजूद है। अगर वो डीएनएस जो है वो चेंज होता जा रहा है बार बार सर्वर का, तो होस्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो बेसिकली ये जो है याद रखनी चाहिए कि अगर डायनामिक लीज आप सर्वर के ऊपर यूज करते हैं, सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। दिस इनकंसिस्टेंटी इज अनइम्पॉर्टेंट अनलेस द मशीन इज सर्वर। ये अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए ना कि होस्ट के अंदर अगर आप डायनामिक करते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन सर्वर मशीन जो है उसके लिए प्रॉब्लम है। दैट इज इफ होस्ट इज नॉट रनिंग एनी सर्विसेज, नोबॉडी नीड टू रेफर इट्स बाय नेम।
होस्ट में अगर चल रहा है और वो कहीं यूज भी नहीं हो रहा, उसकी सर्विसेज कहीं यूज भी नहीं हो रही, तो फिर उसका नाम तो कहीं रेफर भी नहीं होना। तो रेफर नहीं होना तो इट्स मीन के कोई मसला ही नहीं है, फिर तो इशू ही नहीं है। बट इट डज नॉट मैटर व्हाट नेम इज लिस्टेड फॉर इट इन डीएनएस। इफ द होस्ट इज रनिंग अ सर्विस, the machine should receive the permanent DH lease and always have the fixed name. इस सूरत में अगर कंप्यूटर जो है या मशीन जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तब उसका लीज यानी कि आईपी एड्रेस परमानेंट होना चाहिए और उसका नाम भी फिक्स होना चाहिए। जो नाम आप उसका रखेंगे उस होस्ट का, वो नाम फिक्स होना चाहिए, ताकि जो सर्विसेज क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में होनी है, डिजाइन टू टॉक डायरेक्टली। बेसिकली सर्वर क्लाइंट और सर्वर आपस में क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हो रहा होता है, दैट इज इन टर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो बेसिकली अगर नाम पता होगा सर्वर का और उसका आईपी एड्रेस, देन दैट विल बी अ पॉसिबल कि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। और अगर सर्वर का नाम ही चेंज हो रहा है और उसका आईपी एड्रेस ही चेंज हो रहा है, दैट बिकम डिफिकल्ट। तो लेटिंग होस्ट नेम डिटरमिन इट्स ओन होस्ट नेम इज सिक्योरिटी रिस्क। अगर आप ये कर देते हैं कि यार वो नाम खुद ही अपना चूज करे, तो ये एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। होस्ट नेम जो है दैट विल शुड बी अ सेंट्रलाइज कंट्रोल हो रहे हो, एक अथॉरिटी हो जो कि वो खुद उस जो नाम असाइन करने हैं उन नाम को वो जो है वो कंट्रोल कर रहा हो। ये ना करे कि यूजर खुद ही अपने होस्ट को जो है वो अपने नाम रख रहा हो। अगर इफ समवन कॉन्फ़िगर द होस्ट टू हैव द सेम name as critical server, which should DNSDH believe in real server। अच्छा, अब अगर देखें आपने, अगर जो है यूजर्स को अलाउ कर दिया कि वो अपने कंप्यूटर्स या होस्ट के नाम जो है वो खुद ही स्पेसिफाई करें, उस सूरत में क्या होगा, आप यूजर ने कोई ऐसा नाम सर्वर का अपने होस्ट का या क्लाइंट का रख दिया होस्ट नेम, जो कि बेसिकली किसी सर्वर का या डीएचसीपी या डीएनएस सर्वर का नाम है, तो उस सूरत में जो है कन्फ्लिक्शन होगी और सिस्टम जो है वो बेसिकली हो सकता है कि मे बी क्रैश भी कर जाए, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि एक नेटवर्क के ऊपर सेम आईपी एड्रेसेस या सेम नेम जो है वो अलाउ नहीं होते मल्टीपल कंप्यूटर्स के। देयर विल बी अ डिफरेंट आईपी एड्रेस और विद डिफरेंट नेम होंगे, तो तब वो आपस में कनेक्ट होंगे। तो एक क्रिटिकल सर्वर चल रहा है और उसका आपने होस्ट नेम रखा हुआ है, और यूजर जो है अपने कंप्यूटर या सिस्टम का भी होस्ट नेम वही रख देता है जो सर्वर का है, तो दैट विल बी क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो मोस्टली जो है ना सर्वर, वो क्या करते हैं, मोस्ट डायनामिक डीएनएस डीएचपी सर्वर लेट यू लॉक डाउन द नेम ऑफ क्रिटिकल। यानी कि इसका मतलब है कि मोस्टली जो आपके डायनेमिक डीएनएस सर्वर हो या डीएचसीपी सर्वर हो, वो जो नाम होते हैं आप उनको लॉक कर सकते हैं। लॉक इस सेंस में कर सकते हैं कि कोई दूसरा जो है उस नेटवर्क के अंदर उसका नाम ना रख सके, और वो नाम जो है वो बेसिकली मैनेज हो रहे होते हैं, मेंटेन हो रहे होते हैं, और उनको जो है एक्सीडेंटली जो है अगर कोई दूसरा उसको नाम उस नाम को यूज करना चाहता है वो यूज नहीं कर सकता। सो दैट इज द रीजन। ये अब हम जो स्टडी कर रहे थे, हम डायनामिक डीएनएस को स्टडी कर रहे थे विद डीएचसीपी सर्वर। तो उसने शुरू में ही कहा था कि अथर ने कि वो कोई इम्प्रेस नहीं है डायनामिक डीएनएस को डीएचसीपी सर्वर के साथ यूज करने के लिए, और उसकी रीजंस अब आपके सामने वो डिस्कस भी कर रहा है कि किस वजह से है। Avoid a situation in which customers are put in the position that allow their simple mistake to disrupt the other network. LAN architecture learned this long time ago with respect to letting a customer configure their IP addresses. We should not repeat mistake by letting a customer set their own host name before DSC. Customer often take down LAN by accidentally setting their host IP address of router वगैरह वगैरह। अब कहता है कि पहले शुरू में यही होता था, सिचुएशन ये होती कि कस्टमर इस पोजीशन पे होता था कि वो अपने होस्ट के नाम जो है वो खुद ही रख लेता था, जिसकी वजह से डिस्ट्रप्शन क्रिएट होती थी। जैसे मैंने बताया कि हो सकता है सेम ही नाम एक ही नेटवर्क के अंदर आ जाएं या आईपी एड्रेसेस आ जाएं। तो जो लैंड जिन्होंने डेवलप किया आर्किटेक्चर विद पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने इस मिस्टेक को रियलाइज किया और उन्होंने
ये जो कस्टमर को अलाउ किया था लेट डाउन टू चेंज देयर ओन होस्ट नेम, वो उन्होंने उससे अवॉइड किया। क्योंकि अगर लैन के अंदर उसने अपना आईपी एड्रेस या होस्ट नेम ऐसा रख दिया, मे बी वो किसी राउटर का आईपी एड्रेस हो सकता है या वो किसी सर्वर का आईपी एड्रेस हो सकता है, दैट विल क्रिएट अ कंफ्लिक्ट, और ड्यू टू दिस कंफ्लिक्ट और मिस्टेक द डिस्ट्रप्शन विल बी अ क्रिएट। सो दैट्स वाई कि वो कहता है जी कि फिर अवॉइड कर दिया गया कि कस्टमर इस पोजीशन में ना हो कि वो अपने आईपी एड्रेसेस को जो है कॉन्फ़िगर कर सके या होस्ट नेम को जो है वो चेंज कर सके। दैट इज द रीजन DHC सर्वर रिड्यूस द चांस ऑफ दिस हैपनिंग। ये अब उसका फायदा बता रहा है। अगर एक यूजर जो है वो मैनुअली अपना क्लाइंट या होस्ट का आईपी एड्रेस चेंज करता है, तो वो हो सकता है कि एक यूजर ने आईपी एड्रेस रखा तो दूसरा भी वही दे रहा हो। तो DHCP सर्वर अगर आप यूज कर रहे होंगे तो वो इस सिचुएशन से अवॉइड करेगा और वो खुद ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेसेस जो है वो वेरिएशन के साथ जो है वो असाइन करता जाएगा होस्ट या मशीन्स को, और ये चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि कन्फ्लिक्शन जो है वो क्रिएट हो जाए। सेकंड जो है उसमें एन अदर इशू रिलेटेड टू हाउ दीज DNS आर अपडेटेड आर ऑथेंटिकेटेड, द सिक्योर पूल फॉर डूइंग दिस अपडेट। अच्छा, अब ये जो है आपके पास कि कैसे डीएनएस को जो है अपडेट किया जाए, उसके प्रोटोकॉल्स को अपडेट किया जाए, डीएनएस सर्वर के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट या डिलीट किया जाए। तो बेसिकली ये जो है ये भी एक कंफ्यूजन है इसमें। डायनामिक लीज अगर आप डीएनएस को यूज कर रहे हैं, दैट इज एक अनदर सिचुएशन जिसको उसने डिस्कस किया। ये वाला आप हम रहने देंगे। हमारे पास यहाँ से हम दोबारा जो है पैरा जहां से मैंने हाईलाइट किया यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डायनामिक डीएनएस विद डीएसपी क्रिएट दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोर डिफिकल्ट टू मैनेज, मोर प्रोन टू फेलियर एंड लेस एक्सचेंज। जैसे कि डिस्कस किया था कि ये जो है ना, अगर आप डायनामिक लीज को डीएससीवी के साथ क्रिएट करते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एक तो कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, और फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं, और लेस सिक्योर है। दैट इज द रीजन के यूजर ने ऑथर ने शुरू में ही कहा कि वी आर अनइम्प्रेस्ड विद डायनामिक डीएनएस विद डीएचसीपी सर्वर। दैट इज द रीजन, जो कि वो रीजन अब उसने बताई है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। डिस्पाइट दीज ड्रॉबैक, ये ड्रॉबैक होने के बावजूद OS vendor have started building a system that do not more difficult to manage, started building a system that do not work as well unless a dynamic DNS updated are unable। इसके बावजूद भी ऑपरेटिंग सिस्टम वेंडर जो हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं कि उनके अंदर DNS जो है वो अनएबल हो, डायनामिक DNS की सर्विसेज। Companies are put in difficult position of having choosing between adopting a new technology or reducing their security। तो ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है ना जो यूज हो रही है, तो कंपनीज जो होती हैं जिन्होंने यूज करना होता है सिस्टम, उनके दरमियान में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज करें या नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है डीएनएस, डायनामिक डीएनएस। तो लकली द सिक्योरिटी इंडस्ट्री हैज यूजफुल कॉन्सेप्ट। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहता है जी कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मीन लिमिंग द सिक्योरिटी रिस्क so that it can affect only a well-defined area। We recommend that DNS should be contained to particular workstation subdomain that will be treated। हाँ जी, अब वो कहता है सिक्योरिटी रिस्क तो है डायनेमिक डीएनएस के साथ, लेकिन कंपनीज जो हैं वो नई टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करना चाहती हैं और वेंडर्स जो है वो प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो वो कहता है जी कंटेनमेंट रखें। कंटेनमेंट का मतलब सिक्योरिटी रिस्क को मिनिमाइज करें। वो कैसे? आपका अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर नेटवर्क है तो उसके अंदर आप एक नेटवर्क के अंदर एक एरिया डिफाइन कर दें और रिकमेंड कर दें कि सिर्फ इस एरिया के इस सब डोमेन के अंदर, इस सब पार्ट के अंदर नेटवर्क के आप डीएनएस यूज करेंगे, बाकी जो है वो डायनामिक डीएनएस यूज नहीं होगा। तो आप इस तरह एक टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हैं, बट वो एरिया जहां पे सिक्योरिटी रिस्क आपके लिए जो है मैटर ना करता हो।
हाँ, यानी कि वो एरिया जहां पे आप चाहते हैं कि दैट इज आप सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज कर सकते हैं, सिक्योरिटी रिस्क के ऊपर, तो फिर आप ये जो है डायनेमिक डी जो है डीएनएस इसको यूज कर लें। दैट इज कॉल्ड कंटेनमेंट। अगर आपसे वो पूछता है व्हाट इज कंटेनमेंट, containment mean you are defining a area in which you can implement dynamic lease in a subdomain of particular network, और आप कहें कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपने एरिया डिफाइन किया है इसको। जी, नेक्स्ट जो है मैनेजिंग अ डीएससीपी लीज टाइम। लीज टाइम, अच्छा, नॉर्मली आप जब डायनामिक लीज जो है वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं डीएचसीपी सर्वर का मतलब, तो मिसाल के तौर पे अगर आपने डायनामिक लीज किया है, आप कहते हैं जी कि मेरे पास 100 सिस्टम है या 200 है या 500 है, इन 500 सिस्टम के ऊपर जो है मैं डायनामिक लीज इंप्लीमेंट कर दूं और आईपी एड्रेसेस खुद ही असाइन हो, ताकि मेरा वर्कलोड जो है वो कम हो जाए और मुझे मैनेजमेंट मेरे लिए इजी हो जाए। और वो आप एक 500 550 का सपोज 500 स्टेशन थे होस्ट, और आपने 550 का जो है वो पूल जनरेट कर लिया। अब वो पूल जो है उसकी आपने एक टाइम लिमिट जो है वो डिफाइन कर देनी है सिस्टम के अंदर कि ये 2 हफ्ते, महीना, ये आईपी एड्रेसेस जो हैं वो इसी तरह जो हैं असाइन होते जाएं। आफ्टर दैट टाइम फिर आप उसको जो है उसके पैरामीटर्स को चेंज करें और फिर आप उसको रीडिफाइन रिन्यूअल कर लें उसकी। तो बेसिकली ये लीज टाइम का मतलब ये है। लीज टाइम कैन बी मैनेज टू एड इन प्रोपोगेटिंग अपडेट्स, यानी कि आपने लीज टाइम का मतलब ये है कि आपने जो प्रोपोगेशन अपडेशन की करनी है उसका टाइम कितना है। डीएचसीपी क्लाइंट होस्ट आर गिवन सेट ऑफ पैरामीटर टू यूज सर्टेन टाइम अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर विच द मस्ट रिन्यू देयर लीज। एक टाइम आप देते हैं, आप पैरामीटर्स जो है वो स्पेसिफाई करते हैं, उसके अंदर टाइम स्पेसिफाई कर देते हैं और उसके बाद रिन्यूअल होता है। जैसे ये पैरामीटर चेंज होंगे रिन्यूअल के ऊपर, क्या होगा, सपोज लीज टाइम अगर आपने 2 वीक का रखा हुआ है और आप उसको जो है चेक करना चाहते हैं कि ये आपकी जो है अगर रखना चाह रहे हैं आप, तो आप देखना चाहते हैं कि सपोज आप उसका सबनेट मास्क, नेट मास्क जो है वो चेंज हो जाए और उसके अलावा 2 वीक के बाद और जो पैरामीटर्स हैं वो वैल्यूज आप चेंज करना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस पैरामीटर्स को असाइन करें और उसको जो है यूज करके देखें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो वर्क प्रॉपरली कर रहा है, वो पैरामीटर्स डायनामिक लीज और टाइमिंग जो आपने असाइन की थी वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, देन फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता 2 वीक तक उस डायनामिक लीज टाइम का ले जाएं, ताकि फिर अगर उसके बाद आपको 2 वीक के बाद अगर कोई होगा तो चेंजेस तो आप करेंगे। अदरवाइज जो आपने चेंजेस करनी है उसके लिए शुरू शुरू में स्टार्ट में आप थोड़ा सा टाइम रखें। स्टार्ट में आप जब अपनी चेंजेस वगैरह सिस्टम वगैरह को स्टडी कर लें और आप देख लें कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं तमाम पैरामीटर्स नेटवर्क के, और लीज टाइम जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, देन फिर आप उसको एक्सटेंड कर दें और 2 वीक तक ले जाएं टाइम को, और उसके बाद फिर आप उसको चेंज करें। तो दैट इज लीज टाइम, यानी कि आफ्टर 2 वीक या वो जो लीज का टाइम खत्म होगा उसके बाद फिर आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन या टाइम जो है दोबारा साइन करेंगे और वो दोबारा फिर नेक्स्ट उसके लिए जो है वो कॉन्फ़िगर होगा और एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारा यहाँ पे था। अच्छा, इसमें मैं आपको जी यहाँ पे एक कमांड है, अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें होस्ट नेम के नाम से, जैसे आप एंटर करेंगे तो ये आपको मेरे ये जो सिस्टम है उसका नाम जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो गया, तो ये आप देख सकते हैं। और विंडोज के अंदर आप ये कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए किया और वैसे भी आप इसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि यूजर्स क्या होते हैं और
जी, हम थोड़ा सा यूजर एंड ग्रुप्स के बारे में स्टडी करने लगे हैं और देखेंगे कि यूजर और ग्रुप्स बेसिकली होते हैं क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जी बेसिकली यूजर्स जो है, अगर आप सिस्टम यूज करना चाहते हैं, यूजर अकाउंट जो होता है आप क्रिएट करते हैं किसी यूजर को। यूजर अकाउंट जो है वो बेसिकली आइडेंटिटी होती है जो क्रिएट करते हैं किसी पर्सन के लिए जो कि कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को जो है जिसने यूज करना है। यूजर अकाउंट जो है वो क्रिएट किया जाता है फॉर मशीन एंटिटीज, जिसमें सर्वे आपके पास सर्विस अकाउंट फॉर रनिंग प्रोग्राम है, सिस्टम अकाउंट है फॉर स्टोरिंग ए सिस्टम फाइल, इसी तरह रूट और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है। ये अकाउंट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक यूजर जो है अगर वो लॉगिन होना चाहता है, इस सिस्टम को यूज करना चाहता है, तो वो इस सिस्टम को यूज करने के लिए उसके पास फर्स्ट ऑफ ऑल उसका यूजर आईडी होना चाहिए इस सिस्टम के अंदर, या यूजर का अकाउंट होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे सिस्टम के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट, एडमिन का अकाउंट होता है, विंडो के अंदर भी होता है, इसी तरह आपके पास लिनक्स के अंदर भी होता है। और अगर एक स्पेसिफिक यूजर आप चाहते हैं कि वो लॉगिन होना चाहे, तो लेट्स से सपोज ये एक यूजर है, उसने अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट किया। अब ये यूजर जो है, अब जब इसने इस सिस्टम को यूज करना है तो वो इस सिस्टम को यूज करने के लिए अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू जो है वो इस सिस्टम के अंदर लॉगिन होगा और इस सिस्टम को यूज करेगा। अब जो यूजर अकाउंट यूजर ने लॉगिन किया है उसके कोई प्रिविलेजेस या राइट्स होंगे, जो कि अगर वो नॉर्मल यूजर है तो उसके पास जो है उस नॉर्मल यूजर के हिसाब से जो है उसके पास राइट्स वगैरह होंगे। सपोज फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल यूजर जो है वो फाइल्स यूज करना चाहता है, तो उसकी फाइल्स होंगी लेकिन वो सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं कर सकता उसके अंदर, क्योंकि उसके पास राइट्स या प्रिविलेजेस नहीं है, परमिशन नहीं है उसके पास। सो अगर ये यूजर लॉगिन होता है तो उसके पास लेट्स से सपोज ये राइट्स हैं कि इस फोल्डर को एक्सेस करे और इस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं उनको एक्सेस कर सके। तो ये बेसिकली एक यूजर हुआ और उस यूजर का जो है लॉगिन होगा, अकाउंट होगा यूजर, और वो यूजर अकाउंट की कोई टाइप होगी और उस टाइप के ऊपर परमिशन राइट्स जो हैं वो एलोकेट किए जाएंगे ताकि वो उस रिसोर्सेस को यूज कर सके सिस्टम के अंदर। सपोज हमारे पास जो जी, ये हम अगर मैं आपके साथ दोबारा शेयर करता हूँ, हमारे पास जी ये सर सिस्टम है और इस सिस्टम के ऊपर देयर आर मैनी सर्वर है, देयर आर मैनी फाइल्स एंड फोल्डर्स आर अवेलेबल, एंड there are different users, they are different user, number of users, they want to access these files and folders from that computer. Suppose let's say हमारे पास यहाँ पे एक जो है वो फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर जो है बेसिकली हम कहते हैं कि ये HR का फोल्डर है, इसमें HR की फाइल्स हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन है और उसका सेल्स का फोल्डर है और ये इसमें सेल्स की फाइल है। तो डिफरेंट यूजर जो होंगे वो यहाँ पे डिफरेंट एक्सेस कर रहे होंगे। सपोज ये जो 3 यूजर हैं वो HR के फोल्डर को और उसके अंदर फाइल्स को एक्सेस करना चाहते हैं, एंड सिमिलरली ये यूजर जो हैं सेल्स के फाइल्स या फोल्डर को एक्सेस करना चाहते हैं इस सर्वर के ऊपर। तो बेसिकली आपके पास ये जो यूजर्स अवेलेबल हैं दैट इज असाइन, या इनको अथेंटिकेट दिया जाएगा या परमिशन या राइट्स दिए जाएंगे। परमिशन जो है इज ऑथोराइजेशन टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, जैसे कि फाइल वगैरह हैं। राइट्स हैं यूजर्स के राइट्स होते हैं, जो कि ऑथोराइजेशन होती है वो कि वो डिफरेंट ऑपरेशन जो है नेटवर्क के ऊपर परफॉर्म कर सकता है। रिसोर्सेज एलोकेशन, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके ऊपर परमिशन क्या है एक यूजर की, वो आपने किया। अब हमारे पास ये जो 3 यूजर थे इनको परमिशन थी या राइट्स थे HR की फाइल्स और फोल्डर को एक्सेस करने के। इसी तरह ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, इनको सेल्स के राइट्स थे। लेट्स से कि सपोज फॉर एग्जांपल मैनी यूजर हैं, एक यूजर जो है वो छोड़ जाता है,
कंपनी को, और एक नई कंपनी में एक नया पर्सन जो है वो आता है। अब उसको एचआर की जो है फाइल्स के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर उसको एक्सेस चाहिए। इन दैट केस उस यूजर को वो तमाम राइट्स जो हैं वो दोबारा देनी पड़ेंगी ताकि वो इन फाइल्स या फोल्डर को एक्सेस कर सके। तो ये एक डिफिकल्ट टास्क होगा कि आप उसको दोबारा एक यूजर को स्पेसिफिक तमाम राइट्स जो हैं वो एक एचआर डिपार्टमेंट को देने हैं, वो हम उसको दोबारा दें। तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, ये हमारे पास अगर हम कहें कि एचआर है और ये हमारे पास जो है बेसिकली सेल्स है, तो इट्स मीन कि अब हमने एक ग्रुप्स क्रिएट कर लिए और उस ग्रुप्स में जो है हमने, ये ग्रुप है बेसिकली एचआर का, और इसमें हमने वो तमाम राइट्स जो कि एचआर से रेलेवेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए चाहिए वो इस ग्रुप में हमने असाइन कर दी है। अब जो एक नया यूजर आता है और वो जो है एचआर के रिसोर्सेज को जो है एक्सेस करना चाहता है, तो दे कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस टू दैट फोल्डर। इट्स मीन के फर्स्ट उसको इस ग्रुप में एक्सेस होगी और इस ग्रुप से वो जो है वो इस फोल्डर को एक्सेस करेगा। इस ग्रुप्स के अंदर जितनी भी राइट्स, प्रिविलेजेस, परमिशन जो थी वो हमने इस ग्रुप में असाइन कर दी। अब जस्ट एक यूजर नया ज्वाइन करता है कंपनी को, आप उसको उठाएंगे और इस ग्रुप के अंदर डाल देंगे। जब आप उस यूजर को उठा के इस ग्रुप के अंदर डाल देंगे, इट्स मीन कि अब इस यूजर के पास वो तमाम राइट्स मौजूद हैं जो कि वो एक एचआर फाइल्स को या एचआर की रिसोर्सेज को जो है उसने एक्सेस करना है। सो दैट इज ग्रुप, आप इसको ग्रुप कह सकते हैं। तो यूजर ग्रुप जो है वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन करता है एज ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ मल्टीपल यूजर लाइक दैट। यहाँ पे हम कहते हैं कि ये मल्टीपल यूजर्स हैं। तो मल्टीपल यूजर अकाउंट गवर्न बाय द सेम और कॉमन सेट ऑफ प्रिविलेजेस, सेम एंड कॉमन सेट ऑफ प्रिविलेजेस एंड सिक्योरिटी सेटिंग। तो ये बेसिकली कॉमन आपने एक ग्रुप के अंदर जो है प्रिविलेजेस और सिक्योरिटी जो है वो सेट कर दी हैं, और यूजर जो है जो भी कंपनी को ज्वाइन करेगा, दे उसको जो आएगा ही एंड शी विल बी पुट इनटू दैट ग्रुप, और उस ग्रुप में जो होगा। द मेन पर्पस जो है वो इस ग्रुप का क्रिएट करने का इज टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ए multiple user in large and complex computing environment. If your organization is large and big, there are many users, so you can easily manage these user by group आप create करें, ग्रुप्स के अंदर आप परमिशन दें, राइट्स दें, और फिर उस यूजर को जो है, जो भी यूजर ज्वाइन होता है उस यूजर को उस ग्रुप के अंदर जो है वो डाल दें, और वो यूजर जो है उस ग्रुप को जो है वो यूज करेगा, और इस तरह मैनेजमेंट जो है वो आसान होगी। सो दैट इज, आप कह सकते हैं कि यूजर और ग्रुप जो है, ग्रुप के जरिए यूजर मैनेज करना जो है वो सिंपली हो गया है। जी, अब हम इसमें जो है हमारे पास, जी डेफिनेशन अगर हम देखें यूजर की, यूजर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज यूज टू एक्सेस द कंप्यूटर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? फाइल, डायरेक्टरी, प्रिंटर, विथ सम स्पेसिफिक प्रिविलेजेस। ईच यूजर इज आइडेंटिफाइड बाय यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन, जिसे यूजर आईडी कहते हैं। ये लिनक्स की बात हो रही है, यानी कि जो भी यूजर क्रिएट होगा उसका एक स्पेशल आईडी जनरेट होगा, दैट इज न्यूमेरिक आईडी, और वो हम उसे कहेंगे यूजर आईडी। तो ये यूजर की डेफिनेशन होगी। ग्रुप जो है इस कलेक्शन ऑफ यूजर हु हैज द सेम प्रिविलेजेस ऑन स्पेसिफिक रिसोर्स। एक स्पेसिफिक रिसोर्स के ऊपर आपने ग्रुप ऑफ यूजर जो है वो क्रिएट कर दिया जिनके पास सेम राइट्स हैं, और हर ग्रुप का भी एक यूनिक न्यूमेरिकल आईडी होगा। जैसे कि अभी मैं बता के हटा था कि लिनक्स के अंदर जो है यूजर आईडी जो है वो न्यूमेरिक होता है, सेम इसी तरह ग्रुप आईडी भी जनरेट होता है, और ग्रुप आईडी भी जो है दैट इज न्यूमेरिक वैल्यू, और ये हम देखेंगे आगे अब जब हम यूजर वगैरह क्रिएट करेंगे। टाइप्स ऑफ यूजर की बात हो रही है लिनक्स में, तो लिनक्स के अंदर जो है देर आर 3 टाइप्स ऑफ यूजर अवेलेबल इन लिनक्स। एक तो है हमारे पास सुपर यूजर और रूट यूजर, और सुपर यूजर या रूट यूजर इज ए पावरफुल यूजर अकाउंट है लिनक्स के अंदर। जैसे लास्ट टाइम मैंने डेट एंड टाइम जो है वो चेंज करना
बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रूट यूजर से आप लॉगिन होंगे तो डेट एंड टाइम चेंज करेंगे। और जब आप उसको आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे, जब आप प्रॉम्प्ट पे खड़े होंगे तो हैश साइन डिस्प्ले हो रहा होगा उस यूजर के नाम के साथ, या रूट लिखा होगा, तो इसका मतलब है कि ये यूजर जो है रूट यूजर है। दूसरा जो है वो सिस्टम यूजर है, सिस्टम टाइप ऑफ यूजर। द सिस्टम यूजर आर द यूजर दैट इज क्रिएटेड बाय द एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। ये ऑटोमेटिकली जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो यूजर क्रिएट हो जाते हैं, और वो यूजर जो है वो बेसिकली उनके पास वो सॉफ्टवेयर जो है, जैसे कि आप अपाची सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो एक अपाची के नाम से यूजर अकाउंट क्रिएट हो जाता है, और टाइप्स ऑफ यूजर जो है वो बता रहा होता है कि सिस्टम यूजर जो है वो इसको मैनेज कर सकता है यूजर। इसी तरह नॉर्मल यूजर होता है जो कि आम सा यूजर होता है, और ये एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट करता है। और नॉर्मल यूजर जो है वो बेसिकली सिंपल उसको फाइल्स वगैरह की परमिशन होती हैं, फाइल्स रीड राइट, और उसको जो है मैनेज कर सकता है बेसिकली। इंस्टॉलेशन वगैरह या वो नहीं परफॉर्म कर सकता, दैट इज यूजर टाइप्स है। अगर हम विंडो के अंदर देखें तो हमारे पास एक, मैं आपको यहाँ पे विंडो शेयर करता हूँ। अभी मेरे पास तो यहाँ पे क्रिएट नहीं है ये विंडो के अंदर अगर आप देखें तो ये हमारे पास कंप्यूटर मैनेजमेंट की विंडो है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होती है यूजर लॉग एंड ग्रुप के नाम से। जितने भी यूजर अगर आपने क्रिएट किए होंगे या ग्रुप्स क्रिएट किए होंगे, ये आप माई कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पे, जब आप टास्क बार के ऊपर जाके स्टार्ट बटन पे विंडो पे क्लिक करें तो वहां पे आप टाइप करें कंप्यूटर मैनेजमेंट, तो ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। इस विंडो के यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रही होगी, या फिर आप जो कमांड अप्लाई कर सकते हैं वो कमांड जो है आपके सामने मैं बताता हूँ। रन कमांड आप एग्जीक्यूट करें, रन कमांड। जी, रन कमांड आप जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे ये विंडो आपको नजर आ रही है। हाँ जी, इस विंडो कमांड के रन कमांड के अंदर आप जो कमांड लिखेंगे lusrmgr.msc, जैसे आप ये लिख के एंटर करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। जी, ये वाली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर आप इस विंडो को देखें तो ये विंडो आपके सामने ओपन हो गई। यहाँ पे भी अगर यूजर्स वगैरह होंगे तो वो आपने अगर क्रिएट किए होंगे तो यूजर और उनके ग्रुप्स जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा होगा। आप यूजर या ग्रुप्स को मैनेज कर सकते हैं यहाँ से भी। ये बेसिकली विंडो के अंदर यूजर एंड ग्रुप्स को मैनेज करने का तरीका है। एक और आपको ऑप्शन मैं जो है वो दिखाता हूँ जो हमारे पास हम यूज कर सकते हैं। जी, ये मैं आपके सामने विंडो शेयर की, इसके राइट क्लिक करें आप, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का टैब नजर आ रहा होगा। इस सिक्योरिटी के टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रुप और यूजर नेम नजर आ रहे हैं। मैंने आपको बताया ये सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स ये बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है। तो आप किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यहां से उसके राइट्स दे सकते हैं। यहाँ पे आप एडवांस पे भी क्लिक करके मजीद यूजर और अगर ग्रुप्स ऐड करना चाहें तो यहाँ पे भी आप उनकी परमिशंस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं और कर सकते हैं, या बाकी जो है राइट्स या परमिशन देना चाहें, या एडिट के थ्रू आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रुप्स भी दिखाएगा। तो ये हमारे पास अवेलेबल ग्रुप्स हैं। आपने मजीद ऐड करने तो ऐड पे क्लिक करके यहाँ से आप ग्रुप फाइंड आउट करें और उस ग्रुप को इस पे ऐड करें, और जिसको आप सिलेक्ट करेंगे तो उसकी निचली ऑप्शंस आपको दिखा रहा है। मिसाल के तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर को किया तो उसको फुल कंट्रोल है, मॉडिफाई भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तो वो तमाम रिसोर्सेज जिनकी आप एक्सेस देना चाहते हैं वो यूजर्स और ग्रुप्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो आप यहाँ विंडो के अंदर उनको राइट्स दे सकते हैं। जिस तरह का राइट्स देंगे वो इंप्लीमेंट हो जाएगा और यूजर उसी चीज को एक्सेस कर सकता है जिसकी उसके पास राइट्स होंगे। रिसोर्सेज जो भी आप उसको देंगे वही एक्सेस होंगे, अदरवाइज वो बाकी रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो दैट इज यूजर कॉन्सेप्ट था यूजर और ग्रुप्स क्या होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। अब इसको हम मजीद फर्दर आगे देखेंगे कि लिनक्स के अंदर कौन कौन सी कमांड जो है वो यूज होती हैं जिसमें हम यूजर और ग्रुप्स को मैनेज करते हैं। तो आज अभी के लिए इतना ही काफी है।